नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, संकटापन्न जंतु, रेड डाटा पुस्तक, प्रवासी पक्षी, कागज का पुनःचक्रण और पुनर्वनरोपण अर्थात पुनः वनों को स्थापित करना, उन्हें लगाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, जिसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। एक प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों पर जो केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है मुख्य रूप से। और यहाँ हम एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अर्थात सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क एक विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के लिए संपूर्ण संगठकों का संरक्षण प्रदान करने के लिए ये उद्यान पर्याप्त है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है और इस राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति जात अर्थात पेड़ पौधों की विभिन्न जातियाँ, प्राणी जात जंतुओं की विभिन्न जातियाँ, दृश्य भूमि अर्थात लैंडस्केप, इसके अलावा ऐतिहासिक वस्तुएं अर्थात ऐतिहासिक इमारतों आदि का संरक्षण यहाँ पर होता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। इस वन में मुख्य रूप से सर्वोत्तम किस्म की जो टीक है, जिसे सागौन कहते हैं, उसके वन यहाँ पाए जाते हैं बहुतायत में, और उनकी बहुत अधिक संख्या में ये वन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें चट्टानों की गुफाएं भी पाई जाती हैं। ये चट्टान आवास अर्थात शरण स्थली रहे हैं। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं। अर्थात जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय मानव इन्हीं चट्टानों से बनी हुई गुफाओं में आदिवासी लोग रहते थे, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। इन चट्टानों में जिनमें कि आदिवासी लोग रहते थे, कुछ पेंटिंग और उनकी कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जयमंडल संरक्षित क्षेत्र में लगभग 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार करते हुए, जीव जंतुओं का शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, उनको वहाँ उन गुफाओं में, उन चट्टानों की जो गुफाएं हैं, उनमें इनको दर्शाया गया है। और आज भी अनेक आदिवासी इन जंगलों में रहते हैं, निवास करते हैं। हमारी सरकारों ने बाघों के संरक्षण के लिए भी एक योजना चलाई है, जिसे हम बाघ परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर अर्थात बाघ परियोजना कहते हैं। इस परियोजना का जो उद्देश्य है, वो अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता अर्थात बाघों को बचाए रखना एवं उनका संवर्धन करना होता है। इसलिए बाघ परियोजना का निर्माण किया गया, जिसमें कि बाघ स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें, उनसे नई संतानें उत्पन्न हो सकें, बाघों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि बाघ जो है एक ऐसी स्पीसीज है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। परंतु जो सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या है, उसमें वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है। सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में यहाँ जो है किसी समय पर शेर, हाथी, जंगली भैंसे, बारहसिंगा ये इस राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत में पाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इन जंतुओं की संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है।
अर्थात ये जंतु विलुप्त हो सकते हैं। यदि इन्हें समय रहते संभाला नहीं गया तो ये प्राणी विलुप्त हो सकते हैं। ऐसे जंतुओं को हम संकटापन्न जंतु के नाम से जानते हैं। तो संकटापन्न जंतु वे जंतु होते हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं। यदि समय रहते उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो विलुप्त हो सकते हैं। ऐसी जंतुओं की जातियों को ऐसे जंतुओं को हम संकटापन्न जंतु कहते हैं या ऐसे जंतु संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। जैसे आपके कुछ संकटापन्न वन्य जंतु इस चित्र में दिखा रखे हैं और जो अन्य इसके जो उदाहरण है संकटापन्न जंतुओं के वो है ब्लैक डियर अर्थात काला हिरन संकटापन्न जंतु है। श्वेत आँखों वाला हिरन यह भी एक संकटापन्न जंतु है। हाथी संकटापन्न जंतु की श्रेणी में आता है। बिल्ली जिसे कैट कहते हैं, घड़ियाल, मगरमच्छ, पाइथन अजगर ये संकटापन्न जंतु है और गैंडा ये संकटापन्न जंतु के उदाहरण हैं। यदि हमने समय रहते इनका संरक्षण नहीं किया तो आने वाले समय में ये प्राणी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इनका जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा और ये हो सकता है विलुप्त हो जाएं यदि हमने इनको समय रहते नहीं संभाला। इसके अलावा कुछ और जंतु हैं के एग्जाम्पल हैं जैसे सांप है, मेंढक है, छिपकली है, चमगादड़ है, उल्लू है। इन सबको हम निर्दयता से मार डालते हैं और इसकी वजह से भी ऐसे प्राणियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है और उससे जो है हमें अर्थात इन प्राणियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसी जातियां इन जीव जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियां या जंतुओं की जातियां कहलाती हैं। अब हम यह बात करते हैं रेड डाटा पुस्तक की। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक होती है जिसमें हम सभी संकटापन्न स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। अर्थात पौधों के लिए जो रेड डाटा पुस्तक अलग होती है जिसमें हम पौधों की संकटापन्न जातियों का रिकॉर्ड रखते हैं और जंतुओं के लिए जो रेड डाटा पुस्तक है वो अलग होती है जिसमें कि हम संकटापन्न जंतुओं की जो जाति है उनका हम उसमें रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं एनिमल रेड डाटा बुक और प्लांट रेड डाटा बुक अर्थात भारतीय जंतुओं की रेड डाटा बुक और भारतीय जो संकटापन्न प्रजाति हैं पादपों की उनकी रेड डाटा बुक को यहाँ इस अलग अलग पुस्तकों में उन संकटापन्न जातियों के जो एग्जाम्पल हैं उनको इसमें यहाँ पे लिखा है दिखाया गया है जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कौन कौन सी ऐसी जातियाँ हैं जो कि संकटापन्न प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं। अब हम बात करते हैं प्रवास की जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं। अर्थात प्रवास का अर्थ है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। ठीक है, ऐसे इस क्रिया को हम प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जैसे ये एक तवा संरक्षित क्षेत्र है और उस तवा संरक्षित क्षेत्र में हम यहाँ पर कुछ पक्षियों को नदी के समीप कुछ पक्षियों को हम यहाँ देख रहे हैं। ये जितने भी पक्षी हम देख रहे हैं नदी के किनारे ये सारे के सारे प्रवासी पक्षी होते हैं। इन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं और ये वो पक्षी हैं जो संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। क्योंकि जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से उड़कर एक निश्चित समय पर आते हैं। क्योंकि ये जहाँ से आते हैं उन स्थानों पर
बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है और अधिक सर्दी के कारण से उससे बचने के लिए ये कम सर्दी वाले क्षेत्रों में आते हैं। जैसे कि हम बात करें कि सुदूर साइबेरिया जो कि रूस में स्थित है, जब वहाँ बहुत अधिक सर्दी पड़ती है तो अक्टूबर नवंबर के माह में वहाँ से जो साइबेरियाई सारस है वो आता है अपने राजस्थान में भरतपुर में जो केलादेव पक्षी अभयारण्य है वहाँ वो आता है और उस झील में आकर, उस पक्षी अभयारण्य में आकर वो वहाँ प्रवास करता है और सर्दी के मौसम में वो यहाँ रहता है। सारसों बहुत अधिक संख्या में सारस आते हैं यहाँ पर, जो कि पक्षी प्रेमियों के लिए एक बड़ा ही कौतूहल और जिज्ञासा का विषय है। वो उनको देखने के लिए वो लोग वहाँ आते हैं पक्षी प्रेमी, क्योंकि सारस बिल्कुल दूध जैसे सफ़ेद रंग का ये सारस होता है जो कि साइबेरिया में पाया जाता है, लेकिन सर्दी के दिनों में ये वहाँ से उड़कर भारत के जो भरतपुर में जो केवलादेव अभयारण्य है वहाँ पर ये आता है। क्यों आता है? क्योंकि इनके देश में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। उस बहुत अधिक सर्दी के कारण ये वहाँ से उड़कर हजारों किलोमीटर की यात्रा करके ये भरतपुर के केवलादेव अभयारण्य पहुँचते हैं और इस दौरान ये यहाँ प्रजनन करते हैं, अर्थात अंडे देते हैं और इनके के अंडों से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो लगभग फरवरी माह के अंत तक ये यहाँ रहते हैं और जैसे ही यहाँ सर्दी ख़त्म होती है तो ये वापस अपने देश लौट जाते हैं, चले जाते हैं। इसलिए हम इनको जो है वो प्रवासी पक्षी कहते हैं, जो कि हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ पर आते हैं और प्रवास करते हैं। इसलिए ऐसे पक्षी माइग्रेटरी बर्ड के नाम से जाने जाते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कागज़ के पुनः चक्रण की। देखिए, सोचिए कि क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी नहीं बचेगी। क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? क्योंकि हम सब जानते हैं लकड़ी से ही कागज़ बनता है। कागज़ एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। कागज़ का कोई और विकल्प लकड़ी के अलावा हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें कागज़ का पुनः चक्रण करना चाहिए। अर्थात वनों को नष्ट होने से बचाना है, अर्थात वनोन्मूलन को वनों को नष्ट होने से बचाना है तो हमें एक और बात पर ध्यान देना होगा और वो है कि हमें कागज़ को बचाना होगा। क्योंकि जब कागज़ को बनाते हैं तो हमको पेड़ काटने पड़ते हैं, वृक्षों को हम काटते हैं और वृक्षों को काटने से कागज़ बनता है, पेपर बनता है और ये पेपर जो है, कागज़ जो है हमें पेड़ों के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, जिससे कि हम कागज़ बनाते हैं और हमारे अन्य जो घरेलू आवश्यकता के कार्य हैं उनको हम करते हैं। क्योंकि यहाँ एक आंकड़ा ये कहता है कि 1 टन कागज़ को प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटना पड़ता है 1 टन कागज़ बनाने के लिए। इसलिए हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। हमको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि कागज़ के उपयोग के लिए कागज़ का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। अर्थात हम उस कागज़ को जिसे हम काम में लेते हैं उसे 5 से 7 बार उसका पुनः चक्रण कर सकते हैं। यदि हम में से कोई दिन में मात्र एक कागज़ की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्षों को बचा सकते हैं। हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए और इसका हमको पुनः उपयोग करना चाहिए, अर्थात कागज़ को हम विभिन्न रूपों में उसका रीयूज़ कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। कागज़ का हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए, अर्थात कागज़ की रद्दी से दोबारा कागज़ बनाना चाहिए, अर्थात उसका पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे बल्कि और उसका पुनः चक्रण करना चाहिए। ऐसा करने से हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे जबकि कागज़ को बनाने में जो जल काम आता है उसकी भी बचत करेंगे और हम जो ऊर्जा खर्च होती है कागज़ को बनाने में
कागज़ की फैक्ट्रियों में जहाँ कागज़ बनता है, जहाँ बिजली और विद्युत और अन्य ईंधन खर्च होते हैं, उसकी भी हम बचत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम जो कागज़ उत्पादन के उपयोग में जो आने वाले हानिकारक रसायन हैं, उनका भी हम बचत कर सकते हैं, अर्थात उन रसायनों की भी हम कमी ला सकते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण भी कम से कम उत्पन्न हो सकता है। क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है, अर्थात वनों को नष्ट होने से बचाने का कोई स्थायी हल है? बिल्कुल है, और वो है पुनर्वन रोपण, अर्थात रिफॉरेस्टेशन। अर्थात वनोन्मूलन को, अर्थात वनों को नष्ट होने से बचाने का तरीका है कि हम पुनर्वन रोपण करें। अर्थात पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से, अर्थात जो वृक्ष जो हमने काटे हैं, जिनकी कमी हो गई, उसकी कमी को पूरे करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करते हैं। रोपण करते समय हम सामान्यतः उसी वृक्ष को का रोपण करते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने वृक्ष हम काटते हैं। इस प्रक्रिया को हम रिफॉरेस्टेशन या पुनर्वनरोपण कहते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है, अर्थात जो पेड़ काटे गए हैं, यहाँ पे पुनर्वनरोपण का कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ जो पेड़ जो काटे गए हैं, वो पेड़ जो हैं नेचुरल रूप से खुद भी फूट आते हैं, अर्थात प्राकृतिक रूप से भी उनका पुनर्वनरोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद, अर्थात जहाँ पे वन नष्ट हुए हैं, वहाँ हम किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना करें तो कुछ समय बाद वहाँ स्वतः ही पेड़ उगाते हैं, अर्थात स्वतः ही वो पुनर्स्थापित हो जाते हैं। प्राकृतिक पुनर्वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा, अर्थात हरियाली को बचाए रखना है, तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना यही एकमात्र विकल्प है, जिससे कि हम वृक्षों को बचा सकते हैं। एक अधिनियम है, और वो है भारत वन अधिनियम, भारत वन संरक्षण अधिनियम। और इस वन संरक्षण अधिनियम का जो उद्देश्य है वो है वनों का परिरक्षण करना और वनों का संरक्षण करना। अर्थात इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण करना और उसका संरक्षण करना, तथा साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी जो आपूर्ति है वो की जा सके। क्योंकि जो लोग वनों के आसपास रहते हैं उनको वनों से अनेक चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सके। तो हम सब का ये प्रयास रहना चाहिए कि हम सब जो है वृक्षों को बचाएं, वृक्षों का संरक्षण करें, जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखें, जीव जंतुओं को मारें नहीं, उनका शिकार नहीं करें, उनका संरक्षण करें, उनको बचाएं। यही इस पाठ का एक मकसद है, उद्देश्य है कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का हर हाल में हमको संरक्षण करना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ ये लेसन समाप्त होता है। अब लेसन नंबर 8 है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो अब हम यहाँ सीधा लेसन नंबर 9 पर चलेंगे। जो कोशिका वाला लेसन है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया है। अब हम लेसन नंबर 9 की चर्चा अगले पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।